पुस्तक सफलता के गुरु मंत्र। समस्याओं को अवसर में बदलना सीखें। लेखक नेपोलियन हिल। यदि आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप केवल उन्हीं चीज़ों को नियंत्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। वे हैं आपका दिमाग और आपका दृष्टिकोण। बाहरी बलों के लिए सफलता के साथ काम करना मुश्किल है। जो लोग सफलता के लिए खुद को व्यवस्थित करते हैं, वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सफल होने का एक तरीका खोज लेते हैं। ज़्यादातर समस्याओं का समाधान एक स्रोत से आता है और वह अकेला एक स्रोत है, वह है स्वयं। जिंदगी को भरपूर जीना ऐसा है जैसे कि रबर ड्राफ्ट में शूटिंग करना। एक बार प्रतिबद्धता करने के बाद अपने दिमाग को बदलना मुश्किल है। चारों ओर घूमें और पानी में ऊपर की ओर चप्पू चलाएं, लेकिन यह उत्साह और रोमांच है जो इसे सार्थक बनाता है। यदि आप कभी प्रयास नहीं करते हैं तो आप कभी निराशा की गहराई को नहीं जान सकते और न ही आप सफलता की प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे। भरपूर जिंदगी जीने का फैसला करें। हो सकता है आप सफलता के गुरु मंत्र हो। नेपोलियन हिल। लेखकों की बात। यह कहानी हमारे वास्तविक जीवन के अनुभव से विकसित हुई है कि कैसे नेपोलियन हिल ने अपने दार्शनिक भाव के बारे में पता लगाने के लिए उद्यमियों को अविश्वसनीय सफलता को मानवतावादी, एथलीट और व्यापारियों को समान रूप से प्रेरित किया। कथानक को आकर्षक बनाने के लिए संपादन करने की अनुमति ली गई है। मिया, डेविड और जोनाथन बकलैंड के पात्रों को छोड़कर इस पुस्तक के सभी लोग असली हैं और उनके बारे में बोलने का हमारा विशेषाधिकार सबसे पहला था। उनके साहस की कहानियाँ और उपलब्धियाँ सच है। उन्होंने जो जीवन सबक प्रस्तावित किया वह वास्तविक है। हम शब्दों के साथ हमारी कहानी तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेपोलियन हिल ने खुद 20वीं सदी की शुरुआत में लिखा था। ये शब्द आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितने वे तब थे जब वे पहली बार लिखे गए थे। जैसे जैसे आप सफलता के गुरु मंत्र पढ़ते हैं तो आप खुद ही सफल होने के तरीके खोज लेंगे। शेरोन एल लेक्टर और ग्रेग एस रीड। प्रस्तावना। सन 1908 में एक अज्ञात अमेरिकी लेखक फिर नेपोलियन हिल नामक एक संवाददाता को अमेरिका के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने के लिए जीवन भर का मौका मिला। कार्नेगी ने 25 वर्ष की उम्र में हिल को सिफारिश का एक पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें सफलता के लिए आम संप्रदायों को खोजने के लिए राजनीति, विज्ञान और धर्म में उस युग के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच प्रदान करें। इन साक्षात्कारों से पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच बनाई और लिखी गई थी। इसमें 13 सिद्धांत और व्यक्तिगत उपलब्धियों एवं सफलता की भौतिकता शामिल थी। हिल ने व्यक्तिगत विकास आंदोलन को जीवन दिया जो बाद में पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक से पहले अध्याय में हिल आर.यू. डार्विन नामक एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं। डार्विन ने सोना की संभावना से समृद्ध होने के अपने सपनों को छोड़ दिया, जो कि अब मात्र 3 कदम दूर था। डार्विन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं जो हम मानते और सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक होती है। सोचो और अमीर बनो ने आशा प्रदान की। महामंदी के समय के दौरान इसे जारी किया गया। यह दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक बेहतर जीवन तथा बहुतायत के जीवन की तलाश करने के लिए जीवन रेखा है। 100 साल फास्ट फॉरवर्ड और नेपोलियन हिल फाउंडेशन वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान सभी के लिए नवीनीकृत आशा एवं साहस प्रदान करना चाहती है। फाउंडेशन ने अपनी पीढ़ी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए अमेरिका के बाहर एक नई टीम भेजी। बहुत कुछ समय पर पता लगाने के लिए उन्होंने अपने चुनौतीपूर्ण समय को क्यों नहीं छोड़ा। इन साक्षात्कारों से कई बातें सीखी गई थी जिन्हें इस पुस्तक सफलता के गुरु मंत्र में साझा किया गया है। इन नेताओं की कहानियों को पढ़ने से आप सीखेंगे कि ऐसा क्या है जो उन्हें चला रहा है, उन्हें कहां से इतनी दृढ़ता से साहस दिया गया है और वे अपनी सफलता की कहानियों को आपके साथ क्यों साझा करना चाहते हैं। शायद इसलिए ताकि आपको बड़ी सफलता के लिए अपना निजी मार्ग मिल सके।
फाउंडेशन यह जानकर प्रसन्न थी कि आज के इन सभी महान प्रतीकों ने हील के मूल्य कार्य को अपनी उपलब्धियों के पीछे चालक बल के रूप में श्रेय दिया। मैं भी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह हील की शिक्षा थी जिसने मुझे प्रेरित किया और मुझे सफलता के लिए आवश्यक राह दिखाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हील ने मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी जब दूसरों ने मेरा जुनून और मेरी दृष्टि साझा नहीं की। आज के वैश्विक परिदृश्य में हमें स्वयं को याद दिलाना होगा कि एक बार जब हम अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य पाते हैं और अपना विचार बनाते हैं तो यह चुनौती जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनौती कितनी मुश्किल है। हम में से प्रत्येक के पास एक उपहार है जो दुनिया के साथ साझा किया जाना है। निश्चित रूप से झटके होंगे और हाँ, संघर्ष भी होंगे, फिर भी वे लोग हैं जो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं जो कल के नेता बनेंगे। इंतज़ार मत करो जब तक कि सब ठीक नहीं हो जाता। यह कभी भी सही नहीं होगा। हमेशा चुनौतियों, बाधाओं और सही परिस्थितियों से ही सब काम होगा। तो क्या अभी शुरू हो जाओ। स्वयं के द्वारा उठाए गए प्रत्येक चरण के साथ आप मजबूत और मजबूत, अधिक से अधिक कुशल, अधिक से अधिक आत्मविश्वासी और अधिक से अधिक सफल हो जाएंगे। इन पृष्ठों के भीतर मैं आपको यह जानने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आपका विशेष उपहार क्या है और एक बार जब आप इसके लिए आगे बढ़े तो बढ़ते रहे, कभी हार न माने या छोड़ न दे, क्योंकि आप सफलता के गुरु मंत्र हैं। मार्क विक्टर हैंसन। मार्क विक्टर हैंसन न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर श्रृंखला चिकन सूप फॉर द सोल के सह निर्माता है और क्रैकिंग द मिलियनर कोड, द 1 मिनट मिलियनेयर और कैश इन ए फ्लैश के सह लेखक है। वे द रिचेस्ट किड्स इन अमेरिका के लेखक हैं। लेसन 1, खाली दौड़ना। प्रत्येक विविधता, हर विफलता, हर दिल का दर्द अपने साथ बराबर या अधिक लाभ का बीज लेकर चलता है। नेपोलियन हिल। टैक्सी कैब का दरवाज़ा खोलने के बाद ग्रेग ने अंदर कदम रखा, फिर बैक सीट पर पसर गया। आज उसे फिर से देर हो गई थी। एक हाथ में उसका सेल फोन और दूसरे में गोल किया हुआ एक अखबार था जो उसे रूढ़िवादी गलियों के किसी कबाड़ी का रूप दे रहा था। उसने कैब के चालक को एक पता बताया। चालक ने अपने नए यात्री के रवैये के जवाब में अपनी आंखों को घुमाया। उस समय न्यूयॉर्क से दोपहर के भोजन के लिए वापस लौटने के बाद ग्रेग अभी भी अपने पूर्वी तटीय मोड में था और अपने अपार्टमेंट में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसे बहुत देर हो चुकी थी। ब्लॉक के बाद ब्लॉक सैन डिएगो नेटाल ने उसके फ़ोन पर अंततः खूब बात की, पर केवल एक नया नंबर डायल करने या आने वाली कॉल पर स्विच करने के लिए काफ़ी देर तक रुकना पड़ गया। कैसा रहेगा कुछ बदलाव के लिए अच्छी खबर के बारे में उसने खुद को लेकर सोचा। उसके लिए छोड़े गए संदेशों से वह काफ़ी निराश था। अचानक और अप्रत्याशित रूप से वहाँ एक विराम था। अरे, एक सेकेंड प्रतीक्षा करें, ग्रेग ने रिसीवर के माध्यम से अपनी तरफ से कहा। यह मेरी जैकेट नहीं है। रेस्तरां में उस मूर्ख ने मुझे गलत पकड़ा दी। इस टिप्पणी को अनसुना करते हुए चालक ने पीछे देखने वाले शीशे में देखा और पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वापस ले जाऊं, जहां मैंने आपको बैठाया था? लेपेल अपना हाथ चलाते हुए ग्रेग ने अंदरूनी डिजाइनर के लेबल को देखा और मुस्कुराया। विशिष्टता का स्वर उसकी आवाज़ पर लौट आया क्योंकि उसने कहा, बिल्कुल नहीं, यह मेरी वाली जैकेट से बहुत बेहतर है। कुछ खटमल मेरी पुरानी जैकेट में घुसे होंगे। उन्होंने दूसरे आदमी के द्वारा सोचे गए विचारों का आनंद लिया जब उसे एक कम स्टार व कीमत के परिधान के साथ बदलना पड़ा था। चालक ने खुद को पकड़ने से पहले निराशा में अपने सिर को हिलाया। अफसोस की बात है, उसने अपने यात्री के चरित्र का सही मूल्यांकन किया था। मिस सोसाइटी के लिए वास्तविक विज्ञापन बच्चे के रूप में ग्रेग ने दूसरों के और उनकी भावनाओं के प्रति थोड़ा सम्मान व्यक्त किया। वह सब अच्छे दिखने और सफल दिखने के बारे में था, हालांकि उसके साथ हमेशा से ऐसा नहीं था। वास्तव में वह एक छोटी मार्केटिंग कंपनी चलाता था और अपने व्यापार कार्ड पर
अपने लिए बनाए गए प्रभावी शीर्षक से बहुत कम प्रभावशाली था। अपनी अनुमानित सफल छवि से बहुत दूर वह गंभीरता से कर्ज में डूबा था और स्वयं को निर्विवाद एवं उपलब्ध पा रहा था। इससे भी बदतर उसकी प्रेमिका मिया के साथ उनका रिश्ता तेजी से बिखर रहा था। इस पल में उसका जीवन जिंदगी से भरी एक सड़क के नीचे फ्लैट टायर पर एक बाइक की सवारी की याद दिला रहा था। एक चीज़ जिसे उसने निश्चित रूप से सीख लिया था वह यह कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। एक समय था जब उसके लिए एक बोझ की तरह सब कुछ उसके सामने रखा गया था, ऐसे जैसे वह एक महान नायक हो। उसके पास एक योजना थी, एक रणनीति थी और वह परमाणु विस्फोट की ऊर्जा से सशस्त्र था। उसका पूरा जीवन सही पथ पर था जब तक उसने सामान्य साधारण रुकावट लिए गड्ढों पर विचार नहीं किया था। यह उसकी सर्द एरी थी। वह जानता था कि भव्य अनुपात में अपने कैसे देखने हैं और वह फॉलो थ्रू के बारे में एक या दो चीज़ों को भी जानता था। वह सिर्फ विपत्ति को संभालने के लिए ही वहाँ नहीं था और इस गहरी परेशान अर्थव्यवस्था में उसके सामने खुद के पास भी अन्य लोगों की तरह ही थोड़ा बहुत कुछ था। दूसरे शब्दों में ग्रेग अपेक्षाओं से भरे हुए थे, लेकिन उनके लिए कोई परिणाम नहीं था। टेक्सास में वे इसे सभी के पास टोपी है पर किसी के पास कोई मवेशी नहीं है के रूप में संदर्भित करते हैं। हम यहाँ हैं, कैब चालक ने घोषणा की। एक लग्जरी अपार्टमेंट के सामने घुमाव को खींचकर बहुत कम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, खासकर ग्रेग खुद इसे महान नहीं कर पा रहे थे। कैब के अंदर से झुककर बाहर निकलते हुए वे बोले, बाकी बचे पैसे रख ले। उन्होंने खिड़की के माध्यम से बिल देने के लिए तुरा मुरा हुआ $20 का एक नोट चालक को दिया। मीटर और तुरी मुड़ी सी नकदी को देखते हुए ड्राइवर को एहसास हुआ कि उसे टिप में सिर्फ 10 सेंट दिए गए हैं। एक और बड़ा कंजूस, उसने खुद के मन में सोचा और कुछ नाराजगी में कैब दौड़ा दी। गुड इवनिंग, दरबान फ्रैंक ने ग्रेग के अंदर आने से पहले कहा था। अपने किराएदार को मेल और एक भूतपूर्व किराए पर नोटिस को सौंपकर फ्रैंक उसकी ओर थोड़ा झुक गया और फुसफुसाया, महोदय, मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। ग्रेग ने अभी भी अपने कान पर फ़ोन लगा रखा था। वह चलते चलते लगातार बात कर रहा था। फ्रैंक, जो शुरू से ही उस इमारत में काम कर रहा था, ने अपने कंधों का उचकाया और अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। दुर्भाग्यवश यह दोनों के बीच असामान्य बातचीत नहीं थी। टेलीफोनिक बातचीत में एकमात्र विराम तब आया जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वह भी इसलिए रुकावट आई क्योंकि ग्रेग जानते थे कि अंदर बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने फ़ोन काट दिया पर उन्हें राहत मिली कि कोई भी उनके साथ लिफ्ट के अंदर शामिल नहीं हुआ। उन्होंने बटन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दबा दिया और चमकदार दरवाज़ों में अपने स्वयं के प्रतिबिंब से मंत्रमुग्ध हो गए। खुद को देखकर उन्होंने सोचा, मैं अपने नए जैकेट में बहुत अच्छा दिखता हूँ। यह उनके गंतव्य के लिए एक शांत सवारी थी, लेकिन उनका दिमाग अभी भी स्थिर नहीं था। किसी से बात करने के लिए उसकी वर्तमान परेशानियों के बारे में उनकी आंतरिक वार्ता ने उन्हें तब तक व्यस्त रखा जब तक कि लिफ्ट के डिंग ने उनकी सोच को बाधित नहीं कर दिया। घर लौटने के बाद उन्होंने जैसा 100 बार पहले भी किया था वही किया। वे लिफ्ट से निकले, अपने अपार्टमेंट की तरफ गए, दरवाज़ा खोला और अंदर गए। फिर उन्होंने अपनी प्रेमिका को नाम लेकर पुकारा, मिया। दोनों 5 साल से एक साथ रह रहे थे, फिर भी पिछले 12 महीने काफ़ी कठिन थे। वह जिस ग्रेग को चाहती थी वह यह ग्रेग नहीं था, बल्कि ग्रेग ने अपनी छवि स्वयं बनाई थी जैसा वे चाहते थे। वे चाहते थे कि वे किसी भी कीमत पर प्रतिबद्धता से बचें। उन्होंने थोड़ी सी सफलता के साथ परामर्श करने का भी प्रयास किया था, क्योंकि ग्रेग को हमेशा कुछ संकट आया था जो उनकी निर्धारित नियुक्तियों को पूर्व खाली कर चुके थे। मिया जानती थी कि वे एक बुरे व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वह सोचती थी कि क्या वे उसके लिए सही व्यक्ति थे। हालवे के माध्यम से घूमते हुए उन्होंने कुछ याद किया। असल में बस कुछ खो गया था, लगभग सब कुछ गायब था। ग्रेग कुछ संशय में खड़े थे। यह उनका अपार्टमेंट था, है ना? वे हाल में वापस चले गए और दरवाजे पर नंबर देखा।
संख्या सही थी, शहर का दृश्य भी सही था, वास्तव में शानदार, वास्तव में एक विवरण जिसने अपार्टमेंट की कीमत को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। एकमात्र समस्या जो थी वह यह थी कि रहने का कमरा बेकार था, जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। वहाँ केवल रिक्त स्थान थे, जहाँ पर सामानों का इस्तेमाल होता था वहाँ भी रिक्तता थी। उन्होंने टेलीफोन पकड़ लिया और उस बटन को दबाया जो सीधे उसे मुख्य डेस्क से जोड़ता था। फ्रैंक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता था कि जब आप अंदर आए उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने घर छोड़ा था और उन्होंने आपको बताने के लिए कहा था कि अच्छा, मुझे नहीं करना चाहिए। रहने भी दो, मुझे समझ आ रहा है, ग्रेग चिल्लाए, फिर रिसीवर गिरा दिया और चारों ओर देखा। उन्हें अपनी अच्छी तरह से निष्पादित योजना की प्रशंसा करनी पड़ी। यह लगभग वैसे ही लग रहा था जैसे ग्रिंच ने एक घर का दौरा किया और पूरी जगह को मंजूरी दे दी। जो चीज़ें वह पीछे छोड़कर गई थी वह एकमात्र चीज़ उनकी पसंदीदा थी, जैसे कि उनकी आराम कुर्सी और एक कोने में रखने वाली मेज़ जिसमें एक ही फ्रेम वाली तस्वीर थी। तस्वीर पर टेप किया गया एक नोट था। उन्होंने उसे फ्रेम से हटा दिया और जोर से पढ़ा, ग्रेग, आपकी यह तस्वीर बाहामास में ली गई थी। ध्यान दें कि आप अकेले समुद्र तट पर हैं। यह हमारे रिश्ते में जिस तरह से महसूस किया गया है उसका प्रतिनिधित्व करता है। मुझे उम्मीद है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो आपको उतना प्यार कर सके जितना आप खुद से करते हैं, मिया। नोट को एक तरफ फेंकते हुए वे परित्याग की भावना महसूस कर रहे थे। जब वे कमरे में घूम रहे थे उन्होंने अजनबी की जैकेट को खुद पर से हटा दिया था और उसे फर्श पर गिरने दिया था। जब वे अपनी टाई खोलने के लिए ढीली कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बिजनेस कार्ड जैकेट से निकलकर फर्श पर गिर गया था। उन्हें ऐसा नहीं लगा यह देखने के लिए कि उस जैकेट का मालिक कौन है। उन्हें जेबों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कार्ड उठाया। उस बिजनेस कार्ड पर मुद्रित नाम प्रसिद्ध व्यक्ति जोनाथन बकलैंड का था, जो शहर में सबसे प्रसिद्ध और राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े बिजनेस टाइकून के रूप में मशहूर थे। ग्रेग ने पीछे देखने के लिए कार्ड को उल्टा दिया। कुछ भी नहीं था, वह खाली था। उन्होंने फिर से सामने देखा। क्या यह मिस्टर बकलैंड की जैकेट हो सकती है? उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। वे असमंजस में थे। ग्रेग मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने अवसर की सुगंध को महसूस कर लिया था। तत्काल उनका दृष्टिकोण नुकसान में आशा में बदल गया। अब उनके पास इस महान व्यक्तित्व से बात करने के लिए एक बहाना था। बकलैंड के उच्च कद के एक व्यक्ति के साथ संक्षेप में मुलाकात करने का मौका जैकेट के मूल्य से कहीं अधिक मूल्यवान होगा, जो अब ग्रेग के कदमों में पड़ी हुई थी। खाली अपार्टमेंट और अपनी प्रेमिका के बारे में सब कुछ भूलकर जो वह छोड़ गई थी, वह उस बिजनेस लीडर के कार्यालय में फ़ोन करने के लिए टेलीफोन तक गए। शायद उनकी किस्मत बदल गई थी। लेसन 2, जागना। पुरुषों के विचारों से अधिक सोने का खनन कभी भी पृथ्वी द्वारा ज़्यादा नहीं निकाला गया। नेपोलियन हिल। जोनाथन बकलैंड की मुख्यालय इमारत की लॉबी अद्भुत व प्रेरणादायक थी। आयातित लकड़ी के फर्श और फर्श से छत तक वाली खिड़कियों के साथ, जिसने ग्रेग को छोटा और नग्न आगंतुक के रूप में स्वयं के लिए महसूस किया। एक ऐसी दुर्लभ भावना जो उन जैसे आगंतुक को महसूस होती। उस एक पल में ग्रेग ने उन इमारतों को याद किया जिन्हें उन्होंने एक युवा लड़के के रूप में देखा था। कभी कभी उनके पिता उन्हें शहर में बिजनेस टूर में साथ ले लिया करते थे। उनके पिता के साथ उन रोमांचों ने ग्रेग के सफलता के सपने को प्रेरित किया था। वे खुद के अपने बचपन के सपनों की तुलना अपने वर्तमान अपूर्ण जीवन के साथ नहीं कर सकते थे। चीज़ें निश्चित रूप से उस तरह काम नहीं कर पाई थी जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी। अब उन्हें लगा कि वे कुछ हफ्तों से अपने परिवार के संपर्क में नहीं थे। शायद वे कुछ महीनों से नहीं थे। वे बाद में फ़ोन करेंगे, उन्होंने खुद से वादा किया था। जब उनके पास बताने के लिए कुछ अच्छी खबर थी, वे नहीं चाहते थे कि उनका परिवार सोचे कि उनके पास ज़्यादा धन नहीं था। एक मुस्कुराती हुई रिसेप्शनिस्ट
ने उनका स्वागत किया। विश्व पूंजी निर्माण में आपका स्वागत है। या लिफ्ट से 54वीं मंजिल पर जाएं और अपनी यात्रा का आनंद लें। कुछ ही क्षणों में ग्रेग अपने गंतव्य तक पहुंच। उन्होंने खुद को एक साथ खींच लिया। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी चेहरा लगाया और खुद को एक त्वरित आश्वासन दिया। यह उनके चमकने का क्षण था। वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और करिश्मा लिए लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार थे, जो वे कर सकते थे। जब दरवाजे अलग हो गए तो उत्सुक अतिथि द्वार से बाहर निकलने वाली रेडियो बुल के बल से बाहर निकल आए। वहां देखे पॉप्स। उन्होंने कहा कि वे एक लंबे पुराने जिनमैन के पीछे धकेल दिए गए थे, जो उनके सामने खड़े थे, शायद लिफ्ट में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रिसेप्शन डेस्क की ओर कदम ताल करते हुए उन्होंने नीमेन मार्कस बैग को उधार की जैकेट के अंदर रखा और घोषणा की, अरे सुनो, मैं मी बी से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे पास उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, वे आपके आने की उम्मीद कर रहे थे, रिसेप्शनिस्ट ने कहना शुरू किया। ग्रेग ने बहुत ज़ोर से जवाब देकर उसे काट दिया। मुझे उम्मीद थी तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी। मुझे इस समय इस जगह पर उन्हें कोट देने के लिए कहा गया था और अब वह यहाँ नहीं है। शायद मुझे यह धूमिल चीज़ रख लेनी चाहिए थी। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, महोदय, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा था क्योंकि आप उनसे पहले ही मिल चुके हो, वह फुसफुसाकर बोला। उसने फिर से लिफ्ट के दरवाजे की तरफ इशारा किया, एक बूढ़े आदमी की तरफ, जिसे ग्रेग ने एक तरफ धक्का दिया था। शर्मिंदगी से ग्रेग जम गए। उनकी आंखें थोड़ी परेशान हुई। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को अब क्या करूं वाली अभिव्यक्ति दी थी। जोनाथन बकलैंड ने उन्हें इस अविश्वसनीय रूप से असहज हुए पल से बचाया। मैंने सोचा था कि आप आग बुझाने के रास्ते में थे, यंग मैन। मैं उस आदमी को बधाई देने के लिए अभी आ ही रहा था, जिसके पास मेरी पसंदीदा जैकेट को वापस करने के लिए पर्याप्त ईमानदारी थी। मिस्टर बकलैंड की ईमानदारी शब्द के उपयोग में ग्रेग अपने गलत इरादे को महसूस करते हुए और एक अपराध भावना महसूस कर रहे थे। उनका आचरण तुरंत बदल गया। पिछले कुछ वर्षों में पत्रिकाओं की तस्वीर देखने के बाद ग्रेग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व मिस्टर बकलैंड को पहचानने में नाकाम रहे हैं। 6 फीट 4 इंच लंबा व्यक्ति सामने खड़ा था। वे एक विशालकाय व्यक्ति थे जो एक बड़े व्यक्तित्व के साथ थे। किसी के लिए इस तरह से प्रतिष्ठित आंकड़े फिर से दोहराना मुश्किल होगा। ग्रेग मिस्टर बकलैंड का अभिवादन करने के लिए पीछे मुड़े, जिनकी मुस्कान अब उनकी घनी मूंछों के नीचे से दिख रही थी। वो वाल्डस के टस्क जैसी दिख रही थी। उनकी स्पष्ट नीली आंखों ने इस तरह के एक आदमी से अपेक्षित शाही छवि का खंडन किया। जब बकलैंड ने अपना हाथ बढ़ाया तो ग्रेग ने उसे बैग सौंप दिया। सामान को स्वीकार करते हुए बकलैंड ने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन मैं आपसे हाथ मिलाने का प्रयास कर रहा था। ओह, ग्रेग ने जवाब दिया। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं क्षमा चाहता हूँ मिस्टर बकलैंड। ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे वास्तव में एक ब्रेक की ज़रूरत है। मुझे शायद छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह से शुरू करना चाहिए। बकवास। अच्छा, इसे समझे। हम सभी अपना खुद का एक विराम बनाते हैं और दिन के अंत में हम वही होते हैं जहाँ हम होना चुनते हैं। वह रुक गए और अपने कार्यालय के खुले दरवाजे की ओर इशारा किया। एक सेकंड, यह समझते हुए कि उन्हें इस महान व्यवसायी के कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। ग्रेग ने अपनी असहजता को मिटाने के लिए थोड़ा परिहास करने की कोशिश की। हाँ, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ। जैसे ही ग्रेग अंदर गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत ढंग से सजाए गए व्यापारिक कार्यालय को देखा। वह खुद को रोक नहीं सके, खिड़कियों के माध्यम से बंदरगाह के अविश्वसनीय दृश्य को देखने से। जैसे ही वे बकलैंड की निजी दुनिया में शामिल हुए, उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे सीमा के पार अपने जीवन के एक नए अध्याय में भी कदम रख रहे थे। मेजबान ने पेशकश की, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। मुझे बताएं कि
आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ग्रेग ने उस बारी सी मेज के पास सबसे करीबी कुर्सी ली और सही शुरुआत की। फिर से शुरुआत करने के लिए खेद है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उन्होंने एक विनम्र स्वर में कहा। मैं यहाँ आने के लिए बहुत उत्साहित था और कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगा। मैं हाल ही में थोड़ा अभिभूत हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि यदि मुझे आपके साथ मिलने का अवसर मिला तो इसका मतलब है कि शायद मेरी किस्मत बदल गई थी। असल में मुझे स्वीकार करना है कि मैं एक बड़ा अवसर मिलने की उम्मीद कर रहा था और फिर मैंने इसे अपने ही व्यवहार से गंवा दिया। मैं इन सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी प्रेमिका ने मुझे 5 साल बाद चेतावनी के साथ छोड़ दिया और मैं गंभीरता से अपने व्यवसाय को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि और सोच के अंत में और निकले जाने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ हद तक झेंपते हुए ग्रेग बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इस तरह आप पर भार डाल दिया। एक बार फिर मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा, तुम कितने बेवकूफ़ हो और बकवास सी बात कर रहे हो, जैसे वह वास्तव में आपकी समस्याओं की परवाह करते हैं। किसी माफ़ी की आवश्यकता नहीं है और आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। मैं एक अच्छा श्रोता हूँ और ऐसा लगता है जैसे हमें मिलना था। क्या आपने वह कहावत सुनी है, संजोग कुछ नहीं होता है। मुझे आपके जैसे युवा लोगों की मदद करने में खुशी होती है, जो वे वास्तव में होते हैं और जो वे वास्तव में चाहते हैं। तथ्य यह है कि आपने मेरी जैकेट वापस कर दी है। यह बहुत अच्छा संकेत है, भले ही आपका कारण सिर्फ मुझसे मिलना था। मिस्टर बकलैंड ने ग्रेग को सूक्ष्मता से एक आंख मारी। मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपकी मदद कर सकता है। बकलैंड उनके पीछे शेल्फ पर एक पुस्तक लेने के लिए पहुंचे और उसे अपने आगंतुक को सौंप दिया। यह सफलता के बारे में है। यह आपको सोने से 3 फीट पहले आस छोड़ने के लिए कभी नहीं कहती है। ग्रेग ने पुस्तक को स्वीकार करते हुए पूछा, 3 फीट किस से? तत्काल उन्होंने शीर्षक थिंक एंड ग्रो रिच की मान्यता दी, भले ही उन्होंने उसे कभी नहीं पढ़ा था। राजनीतिक रूप से वे अपने मेजबान को वापस सौंपने का प्रयास करने से पहले पृष्ठों के माध्यम से देखने लगे। बकलैंड उसे पुनः प्राप्त किए बिना आगे मुस्कुराए। ग्रेग ने मेज पर पुस्तक को सेट करने से पहले अपनी बाह को एक अजीब गतिरोध की तरफ बढ़ा दिया। अपनी अतिरंजित चमड़े की कुर्सी पर वापस बैठकर बकलैंड ने कहा, मैं आपके साथ एक और कहावत साझा करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ वर्षों से हो रहा है। वह यह है, कभी भी अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत न करें, क्योंकि 50% लोगों को उसकी परवाह नहीं है और अन्य 5% खुश हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ। ग्रेग ने एक अभिव्यक्ति के साथ बकलैंड को देखा, जो दिखाता है कि उन्होंने न केवल पूरी तरह से समझ लिया कि बकलैंड क्या कह रहे थे, कि अपने जीवन में भी इसकी वास्तविकता का एहसास हुआ। अब वह बुजुर्ग व्यक्ति पर अपनी समस्याओं को थोपने के बारे में और भी बुरा महसूस कर रहे थे। मिस्टर बकलैंड ने कहा, मुझे यह साबित करना पसंद है कि कहावत गलत कर रही है। मुझे उन लोगों के बारे में परवाह है जो चाहते हैं और अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार है। मुझे आपसे कुछ पूछना है, सामान्य रूप से आपकी राय। मैं प्याला आधा भरा है या यह आधा खाली है? एक पल के लिए पूछताछ के बारे में सोचते हुए ग्रेग के सीधे जवाब ने बकलैंड को आश्चर्यचकित कर दिया। निर्भर करता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कैसे? जहाँ प्याला शुरू हुआ, ग्रेग ने जवाब दिया। जारी रखे, ग्रेग ने आगे कहना शुरू किया। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, अगर प्याला पूरी तरह से खाली से शुरू किया और आपने इसमें पानी डाला तो प्याला आधा भरा हो जाएगा। अगर प्याला पहले से ही भरा हुआ था और आपने एक हिस्सा निकाला तो यह आधा खाली कहा जाएगा। अपनी प्रभावशाली और हाथ काशीदार मोहगनी डेस्क पर पहुंचने के बाद बकलैंड ने एक छोटा सा नोटपैड निकाला और उस पर कुछ लिखा। उनके चेहरे पर उभरी चिंताशील अभिव्यक्ति से पता चला कि वे उम्र के पुराने प्रश्न के लिए एक अनूठी प्रतिक्रिया से प्रभावित थे। बकलैंड ने अपनी कलम रखी
और एक विचारशील मनन करते हुए अपनी मूंछ को एक तरफ से ताव दिया। मुझे नहीं पता कि आपके बारे में सबकी राय क्या है, लेकिन मुझे आप पसंद है। हो सकता है इसलिए क्योंकि आप मुझे आपकी इस उम्र में मेरी खुद की याद दिला रहे हैं। बकलैंड ने एक पल के लिए सोचा, फिर युवा ग्रेग की आंखों में देखा। मुझे लगता है कि आपके पास क्षमता हो सकती है। क्या आप स्वयं की मदद करने के लिए काम करने के इच्छुक हैं? यदि हाँ, तो मेरे पास एक दोस्त है जिससे मैं चाहता हूँ कि आप मिलें। ग्रेग ने जवाब दिया, अगर वह आपका दोस्त है तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्हें अपने शरीर में खुद को उत्तेजित करने की भावना महसूस हुई। और ऐसा क्यों है? बकलैंड ने एक और अनूठी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हुए पूछा। शायद इसलिए, जैसा कि वे कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, और विचार करते हुए कि आप कितने सफल हैं, मुझे लगता है कि आपके दोस्त भी एक समृद्ध व सम्मानीय व्यक्ति होंगे। आप इस बारे में सही हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त चार्ली ज़बरदस्त जोन्स हमेशा कहते हैं कि आप आज भी वही हैं जैसे आप 5 साल बाद होंगे, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर। बकलैंड कुछ रुके और हमेशा की तरह अपने अतिथि की ओर देखा। चुप्पी को समाप्त करने के लिए उस नए छात्र ने पूछा, वे 2 चीज़ें क्या हैं? मुस्कुराहट के साथ बकलैंड ने मेज पर रखी पुस्तक की ओर इशारा किया और कहा, जिन लोगों से आप मिलते हैं और जिन पुस्तकों को आप पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचो। हमारे पास जो ज्ञान है और जिनके साथ हम सहयोग करते हैं, हम उनके कुल योग हैं। यदि आप एक छोटी ई पत्रिका के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो वह वस्तु है जिसे आप जानते हैं और अवशोषित करेंगे। यदि आप महान लोगों की जीवनियाँ और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ते हैं तो वह भी सत्य है जो आप जानते हैं और अवशोषित करेंगे। ठीक है, मुझे वह मिल गया, और जिन लोगों को हम मिलते हैं वाला भाग भी सच है। ऐसा मुझे लगता है, ग्रेग ने कहा। आप यह ठीक समझे। चार्ली हमेशा कहते हैं, विचारकों के चारों ओर मंडराते रहो और एक दिन आप एक बेहतर विचारक बनेंगे। विजेताओं की संगति में रहो और आप एक बेहतर विजेता बनेंगे। शिकायत करने वाले लोगों की चारों ओर फैलाओ। खोपड़ी को पकड़ना सीखो और आप खोपड़ी को जकड़ते हुए बेहतर शिकायत कर लेंगे। बकलैंड ने जारी रखा, किंतु ग्रेस हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैंने आपको सबसे बड़ी पुस्तकों में से एक सौंप दी है, जैसे आप कभी पढ़ें। यह पहला भाग है। दूसरा भाग उन लोगों से मिलने का अवसर है जो इसके पृष्ठों के भीतर पाए जाने वाले खजाने पर कुछ अंतर्दृष्टि प्रकाशित करेंगे। ग्रेग ने कहा, धन्यवाद मिस्टर बकलैंड। उन्होंने उस पुस्तक पर थोड़ी अधिक बारीकी से नज़र डाली जो उन्होंने पहले किनारे पर रखी थी। बस आपसे मिलना मेरे लिए एक बड़ा उपहार रहा है। आपने जिससे मिलने के बारे में सुझाव दिया, उस मुलाकात का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैंने देखा था कि जब मैं बात कर रहा था तो आप नीचे झुककर कुछ लिख रहे थे। क्या मैंने फिर से कुछ गलत कहा? बिल्कुल भी नहीं। असल में आपने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जिसे मैं याद रखना चाहता हूँ। मिस्टर बकलैंड ने कुत्ते के कान के आकार की अपनी नोटपैड को ग्रेग की ओर मोड़ दिया, ताकि जो कुछ भी लिखा था ग्रेग उसे पढ़ सके। चाहे प्याला आधा भरा हो या आधा खाली हो, इस पर निर्भर करता है कि यह कहाँ से शुरू हुआ। पिछले कुछ वर्षों में मैंने सीखा है कि सभी महान नेता गंभीर नोट्स रखते हैं। मेरे मामले में मैं अपने लिए एक छोटा अनुस्मारक लिखता हूँ, ताकि मैं बाद में उनके माध्यम से अंगूठे लगा सकूँ और तुरंत पूरे संदेश को याद कर सकूँ। और आपने अभी मेरी पुस्तक बनाने में योगदान दिया है। टिप्पणी से प्रेरित होकर ग्रेग ने आत्मविश्वास की एक नई भावना महसूस की, क्योंकि उन्होंने मिस्टर बकलैंड से हाथ मिलाया था। चीज़ें आखिरकार ठीक हो सकती है, उसने सोचा। इससे पहले कि वह खुद से बहुत दूर हो सके, जॉन बकलैंड ने साहसिकता को अपनी नए दोस्त के पास लौटकर आते देखा, जो उन्हें एक प्रश्न के साथ पृथ्वी पर वापस लाई। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपके दोस्तों से मिलना चाहूँगा। ग्रेग मुस्कुराए और जवाब दिया, शायद नहीं मिस्टर बकलैंड, शायद नहीं।
लेसन 3 बीजारोपण। कई सफल लोगों को विफलता और विपत्ति में ऐसे अवसर मिल गए जिन्हें वे अधिक अनुकूल परिस्थितियों में नहीं पहचान पाए। नेपोलियन हिल। सुबह के समय लगातार दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ ने ग्रेग को गहरी नींद से जगा दिया। वह सपने में मिया को देख रहे थे, उसकी कल्पना कर रहे थे कि उसने उन्हें नहीं छोड़ा था और वह सुबह उनके बगल में ही सो रही थी, पर वह नहीं थी। अपने कपड़े पहनने के बाद वह लगभग लड़खड़ाता सा अपने खाली घर में से गुजरता हुआ मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। मुस्कुराते हुए उनके दरबान फ्रैंक ने उनका अभिवादन किया। आपके लिए यह आया था, उसने उन्हें एक जैकेट पकड़ाते हुए कहा। जब ग्रेग उसे लेकर पहुंचे तो दरबान उनके खाली घर में झांककर देखने की कोशिश कर रहा था। उसने बगीचे में रखने वाली कुछ कुर्सियां देखी जो ग्रेग ने उनकी इमारत के मनोरंजन केंद्र से उधार ली थी और एक छोटी सी कार्ड टेबल के चारों ओर व्यवस्थित किया हुआ था। जगह बहुत ही शांत, ठंडी, अनाकर्षक, अरुचिकर एवं अवसादग्रस्त और यहाँ तक कि काफ़ी निराशाजनक सजावट लिए दिख रही थी। कुछ सामान काफ़ी महंगा था और बस एक हफ्ते पहले ही अंतररंजित सामान की सजावट हुई थी। धन्यवाद। उन्होंने जैकेट को पकड़ लिया और अंदर की तरफ मुड़ गए। दरबान ने अपने सीट को सहजता से वापस पीछे खींच लिया ताकि उसकी नाक बंद होते दरवाजे से दूर हो जाए। कोई टिप मिलने की उम्मीद नहीं थी। दरवाजे के दूसरी तरफ ग्रेग ने खुद को रोक दिया। आमतौर पर वह कभी अपने मन में दूसरा विचार नहीं लाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने फिर से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर से आवाज़ दी, फ्रैंक, इस बर्ताव के बारे में क्षमा करें। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। फ्रैंक आश्चर्य से ने कहा, मैं इसे उस तक पहुंचाने के लिए आपकी सराहना करता हूं। आपका स्वागत है, फ्रैंक ने अपनी मुस्कुराहट के साथ कहा था। उसने अपनी टोपी पर थपकी दी और दृष्टि से गायब हो गया किसी कोने में। ग्रेग ने पैकेट के पेपर को फाड़ कर देखा तो चौंक गए। मिस्टर बकलैंड की तरह एक छोटा सा नोटपैड था जो उनके अनुस्मारक के लिए होगा और नेपोलियन हिल की पुस्तक थिक एंड ग्रो रिच की एक प्रति थी जो पुस्तक बकलैंड ने उन्हें पहले दिन दिखाई थी। सामने के कवर के अंदर एक एयरलाइन यात्रा कार्यक्रम और एक छोटा सा नोट था। चुनौती, इस टिकट का प्रयोग करें, मेरे अच्छे दोस्त डॉन से मिले और जो भी वह आपके साथ साझा करता है उसे लागू करें। अनेक लोग अच्छी सलाह प्राप्त करते हैं फिर भी कुछ ही उससे लाभ उठा पाते हैं। क्या आप करेंगे? ग्रेग ने इसके बारे में सोचा। इससे क्या कुछ लाभ हो सकते थे? संभवतः नकारात्मक ही क्या होता हो, उन्होंने खुद से पूछा। आगे पढ़ने के बाद उन्होंने मिस्टर बकलैंड के दोस्त डॉन ग्रीन के बारे में जानकारी प्रदान की। तुरंत ही वह समझ गए थे कि एक अविश्वसनीय अवसर उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। उन्होंने तुरंत उसे अपने कार्यालय फ़ोन मिलाया, अपनी अनुसूची समझाई जिसने ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया और एक बैग पैक किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जोनाथन बकलैंड ने वास्तव में उन्हें सिर्फ एक सहयोगी के साथ बैठक के लिए एक एयरलाइन की टिकट भेजी थी। यह एक ऐसा उपहार था जिसे वह सराहना के लिए सुनिश्चित करना चाहते थे। जैसे ही वे हवाई अड्डे के लिए जाने के लिए अपने दरवाजे पर पहुंचे, उनका टेलीफोन बज उठा। उसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया गया हो। उनका सेल फोन नहीं बल्कि लैंडलाइन। एक लंबी सांस लेकर वे जवाब देने के लिए वापस पलटे। हेलो, वे बोले। ग्रेग, मैं डेविड बोल रहा हूँ। उन 3 शब्दों ने ग्रेग के दिमाग में जीवन भर की में यादों की तरह एकत्र हुई छवियां ताज़ा हो गई। उनमें से कई अद्भुत छवियां परिवार, युवावस्था की दोस्ती की भी थी, लेकिन दूसरी ओर कुछ छवियां एवं यादें दर्द, निराशा, दिल का दर्द और यहाँ तक कि घृणा भी साथ लेते चलती है। वह फ़ोन रखना व छोड़ना चाहते थे और बिना जवाब दिए चले जाना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि वह ऐसा नहीं कर सकते। रिसीवर को अपने कान पर रखकर पहले उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं डेविड बोल रहा हूँ, कॉलर ने कुछ आक्रामक रूप से दोहराया। हाय डेव, तुम मुझे गलत समय पर कॉल कर रहे हो। मैं हवाई अड्डे के लिए निकल रहा हूँ।
क्या एक बड़ा सौदा होने जा रहा है भाई, एक प्रकार का अनुसंधान और विकास से संबंधित। अभी के लिए बस इतना जान लो, डेविड एंजेल ग्रेग के सगे भाई नहीं थे, लेकिन वे उनके सबसे करीबी थे। डेविड 3 वर्षीय बालक थे जब वे अनाथ हुए। ग्रेग के पिता और माँ उनके दोस्त के माता पिता के बहुत खास व प्रिय थे। वे एक भयानक ऑटो दुर्घटना में चल बसे थे। उनका परिवार डेविड को अपने घर ले गया और अंततः उन्हें गोद ले लिया। ग्रेग और डेविड एंजेल 1 साल से भी कम समय से किंतु एक दूसरे से दूर थे और अपने पूरे जीवन के लिए दोस्ताना प्रतिद्वंदियों की तरह रह रहे थे। दोस्ताना तब तक जब तक कुछ साल पहले से उनके बीच दूरियां और खिंचाव होने लगा, जिसके कारण वे दूर हुए। डेविड के पीने पर क्या हम अत्याधुनिक नहीं हैं? खुलकर नहीं सोच सकते मेरे दोस्त? सब सफल होने की संभावना रखते हैं और यह बकवास सोच भी। डेविड ने कथित तौर पर सफल शब्द पर जोर दिया। क्या तुम अब भी पी शराब रहे हो? ग्रेग यह सवाल कभी पूछना नहीं चाहते थे और ऐसा पूछने के लिए उन्हें खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन उन्हें पूछना जरूरी था। वे बिल्कुल उनके चेहरे के ठीक सामने खड़े थे और वे गुस्से में थे। हिम्मत कैसे हुई इस आदमी की ग्रेग के जीवन में अपनी समस्याओं और असफलताओं को सम्मिलित करने की? भाई है या नहीं? और इस सब के बाद कुछ नहीं था तो क्या हुआ? अगर मैंने पी है, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। मैं आपकी तरह अमीर नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ तो आप मुझे क्यों रोकते हैं? मुझे पता है मैं तुम्हें रोक नहीं सकता डेव। शायद मैं अब चाहता भी नहीं कुछ कहना, लेकिन मैं इस बातचीत को समाप्त कर सकता हूँ। अब यह मेरे बस की बात नहीं है। खुश रहो, अलविदा। रुको, मैं चाहता था। ग्रेग ने फ़ोन रख दिया और दरवाजे से बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी आंखों के पीछे उग्र क्रोध के कारण भर आए आंसुओं को वापस पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि एक नशेबाज व्यक्ति के कारण उनका दिन या उनके जीवन का कोई भी समय बर्बाद हो। 5 घंटे की उड़ान के बाद ग्रेग ने खुद को सबसे आलीशान परिदृश्य को देखते पाया। थोड़ी सी असुरक्षा और आश्चर्य मिश्रित भावना को मन में लिए ग्रेग नेपोलियन हिल फाउंडेशन के मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, एक संगठन जो नेपोलियन हिल की रक्षा करता है और उनके लिए थिंक एंड ग्रो रिच के ज्ञान को फैलाने में बढ़ावा देता है। वे उड़ान भरते समय ही पुस्तक के लेखन से रूबरू हो चुके थे और अब ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थे। थोड़ा परेशान हो रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वे अपने पहले व्यवहार की नकल न करें जो एक महान नेता के साथ मुठभेड़ के वक्त किया था। वे बहुत जल्द ही डॉन ग्रीन की दोस्ताना मुस्कुराहट और शालीन आचरण से अस्वस्थ हो गए थे। हेलो ग्रेग, मेरा नाम डॉन है और मुझे यकीन है कि आप सोच रहे हैं कि आपने इतनी दूर इस तरह से वाइज वर्जीनिया के लिए क्यों यात्रा की, वह भी एक पूर्ण अजनबी से मिलने के लिए। ग्रेग ने कहा, नहीं, वास्तव में आप पूरी तरह से एक अजनबी नहीं है। मिस्टर बकलैंड के परिचय देने और मेरे खुद के शोध के बाद मुझे स्वीकार करना पड़ा मुस्कुराते हुए कि मैं आपसे मिलने को लेकर बहुत उत्सुक था। उन्होंने मुझे चार्ली ज़बरदस्त जोन्स और जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं और जिन लोगों से आप मिलते हैं उनका महत्व भी बताया। अपने नए सलाहकार की टिप्पणी और बाद में इंटरनेट से खोज करने के बाद ग्रेग ने सीखा था कि डॉन ग्रीन अपेक्षाकृत कम उम्र में ही एक बैंक के अध्यक्ष बन गए थे। वे लगातार सफलता के पायदान पर चढ़ते रहे और आगे बढ़ते हुए एक सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन गए जिनके पास अपनी खुद की कंपनियां थीं। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समुदाय को बहुत कुछ उदारता से वापस दिया था। उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए थे, जैसे कि वर्ष के नागरिक स्वयंसेवक होने के लिए पुरस्कार। अपने स्थानीय पीबीएस स्टेशन और वर्जीनिया विश्वविद्यालय दोनों के बोर्डों पर सेवा की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नेपोलियन हिल फाउंडेशन के सीईओ थे और उस प्रतिष्ठित पद पर पूरे ऑपरेशन के पर्यवेक्षण के प्रभारी व्यक्ति थे। चार्ली की सलाह बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि बकी ने आपको मेरे बारे में जो भी जानकारी दी होगी वह ठीक होगी, डॉन ने कहा।
एक चीज़ निश्चित है, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं और बहुत से लोगों से मुलाकात की। मैंने लगभग 50 वर्षों तक सफलता के सिद्धांत पर अध्ययन किया है कि लोगों को क्या सीखने में हमेशा दिलचस्पी है जो उन्हें वास्तव में अपने क्षेत्रों में सफल बनाती है। फाउंडेशन इन्हीं सब बातों पर आधारित है। ग्रेग ने देखा कि ग्रीन अपनी प्रशंसा सुनकर, जो कि मिस्टर बकलैंड ने की थी, खुश लगे। वे दोस्ताना थे और विनम्र, लेकिन विचलित रूप से मामूली नहीं। डॉन ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, आगे बढ़े और तशरीफ रखे। जैसे ही वे दोनों बैठे, मेजबान ने वार्तालाप को जारी रखा। आपने जरूर उस वृद्ध वालरस को प्रभावित किया होगा जो उसने आपको इतनी दूर यहाँ भेजा। मुझे लगता है आप भी सफलता की तलाश में हैं। शायद वे जानते थे कि मुझे सहायता की आवश्यकता थी। ग्रेग ने कहा, मैं निश्चित रूप से सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन बस कहीं एक निश्चित जगह पहुँच नहीं पा रहा हूँ। जवाब देने से पहले डॉन एक पल के लिए विचारमग्न हो गए। मैं आपके साथ मुख्य कारणों में से एक को साझा करना चाहता हूँ और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण हो कि क्यों केवल 5% लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं और बाकी उनकी क्षमता तक पहुँचने में असफल क्यों हो जाते हैं। यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे ग्रेग, आप एक दिन जागेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने लाखों डॉलर जमा कर लिए हैं। फिर भी यह हकीकत नहीं है क्योंकि अभी भी आपने सफलता हासिल नहीं की है। ग्रेग ने अपने मेजबान को देखा, कुछ हद तक परेशान अवस्था में। जैसा कि लेखक बेन स्टैंड ने वर्षों पहले कहा था, सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। सफलता जीवन का एक तरीका है और जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक यह जारी रहेगा। यह आपकी अंतिम खोज के उद्देश्य के बारे में है और आप पूरी शिद्दत से और सब कुछ जो आप करते हैं और आपका है के साथ इसका पीछा करते हैं। डॉन ग्रीन ने एक धारणा के साथ कहा, मैं नेपोलियन हिल फाउंडेशन को चलाने में जिस कारण से मदद करता हूँ वह इसलिए क्योंकि मैं लोगों को उनके अंतिम लक्ष्य की खोज में मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जिस सबक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आज का सबक आपके साथ साझा करूँ, कभी हार नहीं मानना, चाहे आपकी हिम्मत साथ छोड़ने को मजबूर करे। आपको पीछे नहीं हटना, स्थिति चाहे जो हो, चाहे आपके पास कोई और विकल्प न हो। ग्रेग ने महसूस किया कि उन्होंने खुद के अपने शरीर को पीछे कुर्सी पर धक्का दिया, वह भी ऐसे जैसे एक शक्तिशाली कथन की प्रतिक्रिया हुई हो। उन्हें याद आया कि उन्होंने मिस्टर बकलैंड के साथ अपनी निराशा साझा की थी, छोड़ने के बारे में उनके विचार भी। मैं यहाँ एक कारण के लिए हूँ, मुझे ध्यान देना चाहिए, उन्होंने खुद को उकसाया था। डॉन ग्रीन ने युवा ग्रेग को कुलबुलाते देखा। उन्हें समझ आया कि तीर सही निशाने पर लगा है। आश्वस्त होकर उन्होंने बोलना जारी रखा, मुझे दिख रहा है कि आपके हाथ में थिंक एंड ग्रो रिच है। मैं आपको इस पुस्तक के इतिहास के बारे में बताता हूँ। यह पहली बार सन 1937 में प्रकाशित हुई थी और विश्व भर में इसकी लाखों प्रतियां बेची गई है, किंतु इसमें किसी अन्य सबक की तुलना में सबसे अधिक जीवन परिवर्तनकारी सबक है जो कई पुस्तकों में मैंने कभी न कभी पढ़े हैं। लेकिन कभी हार न मानने का सबक एक ऐसा सबक है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आपको यह पुस्तक पसंद आएगी ग्रेग, और यह आपकी मदद भी कर सकती है कुछ बेहतर जवाब ढूंढने में। यह आपको प्रेरित करेगी कुछ नए सवाल पूछने के लिए। पहले अध्याय में हिल आर यू डार्बी की कहानी बताते हैं। डार्बी जिन्होंने एक बहुत ही महंगा सबक सीखा, किंतु जिसके कारण उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। डार्बी ने भी वही किया जो कितने लोग करते हैं, वह अपनी अस्थायी हार से लक्ष्य से पीछे हट गए और कोशिश को छोड़ दिया। नेपोलियन हिल जानते थे कि हम में से हर एक इस गलती का दोषी है, चाहे इस समय हो या बाद में। ग्रेग ने कहानी के बारे में कुछ याद किया जो उन्होंने पुस्तक में संक्षिप्त रूप में पढ़ा था। अब उन्होंने खुद को पीछे खींचकर पीठ को सीधा कर लिया ताकि वह अपने नोटपैड पर लिख सके।
विफलता का सबसे आम कारण है हिम्मत को छोड़ना। अपने आगंतुक को कुछ नोट करते देखकर ग्रीन प्रसन्न हुए। उन्होंने बोलना जारी रखा। डार्बी के चाचा को सोने को हासिल करने की धुन चढ़ गई थी। उन्होंने पश्चिम दिशा में यात्रा की ताकि वे खनन व्यवसाय में समृद्ध हो जाएं। इस भावी अंदेशे से समाधान की तुलना में कई और उम्मीदें भी थीं। आप जानते हैं कि क्योंकि उन्होंने यह जानने के लिए समय नहीं लगाया था कैसे करना है जो वे हासिल करना चाहते थे। वे सिर्फ सोना खोजना चाहते थे। उन्होंने खनन का अध्ययन नहीं किया था या उससे संबंधित दूसरी चीज़ों के बारे में सीखा नहीं था। यहाँ तक कि उसे पाने के लिए काम करने का उचित तरीका भी उन्हें नहीं पता था। उन्होंने बस दावा किया और अपनी कुदाली व फावड़े के साथ काम करने के लिए चले गए थे। ग्रेग चुपचाप कहानी के हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया अपने खुद के आश्चर्य के लिए कि उनकी सामान्य आंतरिक बातचीत आत्म अवशोषित चापलूसी एक बड़ी डिग्री से घिरी हुई थी। वे मियाँ या डेविड या उनके व्यापार की चिंताओं के बारे में नहीं सोच रहे थे और न ही किसी अन्य समस्या के बारे में। इसके बजाय वे वास्तव में सुन रहे थे। सौभाग्य से शारीरिक श्रम के हफ्तों के बाद डार्बी के चाचा को सोने की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था, जबकि एक बड़ी समस्या थी जिसका उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसके लिए तैयार नहीं था। उसे हटाने के लिए मशीनरी की ज़रूरत थी। भारी चट्टानों और गंदगी की भारी मात्रा ने चमकते अयस्क को ढक रखा था। उसे समझ आ गया था कि मशीनरी पर काफ़ी पैसा खर्च होगा और उसके पास इतना पैसा नहीं था। उसने सावधानीपूर्वक खनन को ढक दिया और अपने घर विलियमबर्ग, मैरीलैंड चला गया। वह उत्साहपूर्वक अपनी महान खोज की घोषणा करते हुए और ज़बरदस्त अभिमान को ओढ़े ज़मीन में दबे अकूत स्वर्ण भंडार के बारे में बता रहा था, जैसे वह उसका बस इंतज़ार कर रहा है। अपने परिवार को मनाने के लिए उसे ज़्यादा समय नहीं लगा और आवश्यक उपकरणों में निवेश करने के लिए दोस्तों ने भी उस काम में अपना पैसा लगाया। हाथ में आवश्यक पैसे आने के साथ डार्बी के चाचा ने अपने युवा आश्रितों को आमंत्रित किया कि वे उस प्रक्षेपित खजाने के लिए खुदाई शुरू करने के लिए उसके साथ वापस लौट चले। जब पहले स्वर्ण अयस्क को पुनः प्राप्त किया गया तो वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने तुरंत ही उसे धातु गलाने वाले के पास भेज दिया। निश्चित रूप से वह उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क था और कोलोराडो के सबसे अमीर सोने की खोजों में से एक होने का दावा किया। बस कुछ और स्वर्ण अयस्कों का भार और वे न केवल अपने ऋण बल्कि अपने परिवार व दोस्तों के ऋण को चुकाने में भी सक्षम हो जाएंगे और फिर भी उनके पास अपने पीछे छोड़ने के लिए काफ़ी सारा धन होगा। डार्बी और उसके चाचा आश्वस्त थे कि वे अपने सोने की खान से एक बड़ा भाग्य बनाने वाले हैं। फिर अचानक एक त्रासदी हुई। सोना अचानक गायब हो गया, केवल जब उनकी उम्मीदें सबसे ज़्यादा थी। डार्बी थे और इंद्रधनुष के अंत तक पहुंचने तक उनके सपने कुचल गए। सोने का वह भंडार अब नहीं था। ग्रेग ने मानसिक तनाव के कारण अपनी कलम को नीचे रख दिया। अगर वह वास्तव में शुरुआत से ही पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ने के लिए अपना समय निवेश करता तो वह पहले ही जान चुका होता। यहाँ यह याद रखें, वे सिर्फ अधिक सोना प्राप्त करना चाहते थे। उनके पास सोने के खनन की कला का कोई अनुभव नहीं था और न ही कभी उन्होंने उसका अध्ययन किया था। उनका जुनून भी खनन के कारोबारों के लिए सच्चा नहीं था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि खुदाई के अलावा अगला क्या कार्य करना है। अधीरता और ज्ञान की कमी के कारण वे जल्दी ही पूरी तरह से हतोत्साहित व निराश हो गए। उन्होंने तत्काल सफलता का अनुभव किया था और इसी वजह से जब नौकरी अधिक मुश्किल हो गई तो उन्होंने ऐसे में अपना धैर्य खो दिया। बेशक उन्होंने खुदाई जारी रखी, लेकिन आगे और अयस्क नहीं मिला। यह उनके असंतोष से पहले की अवस्था थी, जब उन्हें सबसे अच्छा मिला और जल्दी ही हताश होकर उन्होंने प्रयास छोड़ने की फैसला कर लिया। पानी की एक घूंट पीने के लिए ग्रीन रुक गए। ग्रेग
आगे झुक गए ताकि कहानी का एक शब्द भी छूटने न पाए। निराश व हताश डार्बी और उसके चाचा ने एक स्थानीय कबाड़ी को उनके दोनों खाने और उनके उपकरण बेच दिए। सालों से वह कबाड़ी खनन उद्योग में एक अवसर की तलाश में था। उसने 1 दशक से अधिक समय से खनन का अध्ययन किया था और हमेशा यह मानता था कि वह उसके भाग्य में है। बिक्री का आदान प्रदान $100 और कुछ दस्तावेजों पर कार्य के साथ पूरा हो गया। उसके साथ ही डार्बी और उसके चाचा ने अगली ट्रेन पकड़ी और अपने घर मैरीलैंड वापस लौट आए। सोने के लिए उनकी खोज अब समाप्त हो गई थी। ग्रेग ने पूछा, बस यही सब खत्म? बस उन्होंने हिम्मत छोड़ दी। हाँ, वे सब कुछ छोड़कर चल दिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आप देखें, कबाड़ी खनन के विचार के बारे में बहुत उत्साही था। याद रखें, वह सिर्फ सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ज़्यादातर लोगों ने उसे जिस बारे में श्रेय दिया, उसके मुकाबले वह अधिक चालाक था। दस्तावेज हाथ में लेकर काम करने के साथ उसने अपने दावे के निरीक्षण के लिए एक खनन इंजीनियर को काम पर रखा और साथ में उन्होंने पाया कि फॉल्ट लाइन क्या होती है। इंजीनियर ने समझाया कि सोना लंबी सिराओं से होकर निकलता है और पिछले मालिकों ने बस सिरा के एक और ड्रिल की थी और दूसरी से बाहर आए थे। इंजीनियर ने समझाया कि अगर कबाड़ी वापस जाए और दूसरी सिरा से खोदना शुरू करे, बिल्कुल उसी सीध में जहां पर डार्बी ने पहली खुदाई कर सोने के होने की खोज की थी, तो निश्चित ही उसे सोना प्राप्त हो जाएगा। नया मालिक कबाड़ी सोने का खनिक बना। ने उन सरल निर्देशों को अपनाया और अंततः अयस्क के सबसे बड़े हिस्से में से एक को उजागर किया, जो केवल 3 फीट दूर था, वहां से जहां से डार्बी ने खनन छोड़ दिया था। कबाड़ी ने वहां से सोने में लाखों डॉलर कमाए। वह वहां सफल हुआ जहां डार्बी और उसके चाचा विफल रहे थे, सिर्फ 2 चीज़ें के कारण, एक स्वर्ण खनिक बनने के अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प और जाहिर है किसी के विशेष सलाह लेने की उसकी इच्छा की कमी। डॉन थोड़ी देर के लिए रुका ताकि उसमें छिपा संदेश अच्छी तरह से समझ आ जाए। और आपको क्या लगता है कि मिस्टर डार्बी ने जब कबाड़ी की सफलता के बारे में सुना होगा, तब उन्होंने क्या होगा? ग्रेग ने कहा, शायद जीवन से आशा ही छोड़ दी होगी। बहुत से लोग शायद ऐसा करें, लेकिन आर्यू ने उस विफलता को ऐसे ही बर्बादी में जाने नहीं दिया। उसने सफलता के गुरु मंत्र रुकने के बारे में अपना सबक सीखा और अपने बीमा के व्यवसाय के काम पर इसे लागू करने के लिए सोच लिया। निश्चित रूप से उसका दिल टूट गया था जब उसने कबाड़ी की सफलता के बारे में सुना, जो उसने अपने निजी खर्च पर हासिल की थी, लेकिन वह यह कभी नहीं भूला कि उसका भाग्य खोने का असली कारण क्या था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जल्दी ही हार मानने का फैसला किया था। उन्होंने कभी भी हार को स्वीकार नहीं करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस नए नेवर क्विट रवैये के साथ डार्बी बीमा क्षेत्र में अपना भाग बनाने में लग गया। अपने नए भाग से उसने अपने दोस्तों और परिवार का बकाया भुगतान कर दिया और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपनी कहानी को साझा करना भी शुरू किया ताकि अन्य लोग उसकी गलती से सीख सके। युवा ग्रेग ने टिप्पणी की, यह एक ज़बरदस्त कहानी है। डॉन ने कहा, बड़ी सफलता के आने से पहले आप निश्चित रूप से अस्थायी हार के साथ मिलते हैं। जब लोग इन भावनाओं से पीछे हट जाते हैं, तो सबसे आसान और शायद सबसे तार्किक की बात होती है कोशिश करना छोड़ना। छोड़ देना बिल्कुल ऐसा है जो बहुमत में लोग करते हैं। ग्रेग ने तुरंत अपने नोटपैड पर लिखा था, महान सफलता आने से पहले एक निश्चित रूप से अस्थायी हार का सामना करेंगे। ग्रीन ने अपने विचारों को यह कहते हुए समाप्त किया, 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप अपना रास्ता चुनने के बाद याद रखना चाहते हैं। ग्रेग ने डॉन के शब्दों में लिखा, अपना रास्ता चुनें और फिर एक उन लोगों
के से राय लें जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान और विशेषज्ञ है। 2. सोने से 3 फीट की दूरी पर हिम्मत कभी न छोड़िए। 3. जब आप सफल हो जाएं तो आप दूसरों को ढूंढें जिन्हें आप सलाह दे सकते हैं और उनके साथ आपने जो सबक सीखा है उसे साझा करें। रखें, डॉन ने कहा, ज़्यादातर लोगों के छोड़ने का कारण इसलिए है क्योंकि वे अपने निश्चित जीवन उद्देश्य का पता लगाने में विफल रहते हैं। उनके पास लड़ने के लायक कुछ नहीं होता है। एक बार आप इस सच्चाई को खोज लेते हैं तो आप वह हासिल करेंगे जिसे नेपोलियन हिल उत्कीर्णन संभावना कहते हैं। ध्यान से सुनकर ग्रेग अभी भी परेशान थे। उन्होंने सिर्फ हूँ कहा। डार्बी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे नतीजे को लेकर प्रतिबद्ध नहीं थे। वे बस डॉलर का पीछा कर रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं जिसके बारे में उल्लेख कर रहे थे। इसके विपरीत कबारी हमेशा से यह जानता था कि एक दिन वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा और सोने का खनिक जरूर बनेगा, और इसलिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत थी उसने वह किया जब तक कि अवसर खुद नहीं आ गया। दूसरे शब्दों में, उसके पास स्थिरता थी। यह अंतर होता है रुचि रखने और प्रतिबद्ध होने के बीच। ग्रेग ने अपने नोटपैड पर लिखा था, रुचि रखने और प्रतिबद्ध होने के बीच एक अंतर है। डॉन ग्रीन ने कहा, इसे इस तरह से सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप एक सामाजिक कार्यक्रम में गए हैं जहां आप सुंदर दिखने वाली एक युवा महिला से मिलते हैं और आपको उसमें रुचि हो जाती है। आप उसकी तुलना करते हैं जैसे आपके जीवन में प्यार आया है और शादी हो रही है, तो अब आप प्रतिबद्ध हैं। अंत में परेशानियां उत्पन्न होगी, वे हमेशा होती है। ग्रेग ने कल्पना की कि वह हाल ही में अपने घर, जो कि एक खाली अपार्टमेंट था, में कैसे आया था। जब समय मुश्किल हो जाता है तो आप स्थिति से भाग सकते हैं, या इस मामले में हम कह सकते हैं उस व्यक्ति से भागते हैं जिसमें आप रुचि रखते हैं, चाहे शादी के साथ या एक और प्रतिबद्ध स्थिति के साथ। लेकिन अगर आप एक संकल्प की तलाश करने और इसे छूने की अधिक संभावना रखते हैं, तो इसलिए क्योंकि आप उस रिश्ते को समर्पित हैं। ग्रेग अचानक बीच में बोल पड़े, क्या मैं उससे संबंधित हो सकता हूँ? डार्बी ने संघर्ष के पहले केवल संकेत पर ही उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसमें व्यापार के लिए कोई जुनून नहीं था। कबारी को अपने जीवन से प्यार था। एक स्वर्ण खनिक बनने के लिए वह अवसर खोजने के लिए प्रतिबद्ध था और अंततः उसे पुरस्कृत किया गया था क्योंकि वह अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहा था। अपनी पुस्तक में लिखते हुए ग्रेग ने एक नया शक्तिशाली संदेश जोड़ा जिसमें शब्दों को थोड़ा बड़ा लिखा गया था। सफल होने के लिए आपके पास स्थिरता होनी चाहिए। लेसन 4, घाटी के माध्यम से। उनके विचार को विस्तृत करने के लिए की गई उपेक्षा कुछ लोगों को जीवन भर एक ही कार्य करने को प्रेरित कर रही है। नेपोलियन हिल। घर वापसी के समय ग्रेग का दिमाग एक खुली सड़क पर अपनी क्षमता की सीमा पर फेरारी की गति से दौड़ रहा था। जिस प्रकार एक विषय रेखांकित किया गया, उसके विचार दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने महसूस किया कि मिस्टर बकलैंड ने उन्हें डॉन ग्रीन से मिलने एक बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए भेजा था। लगभग सारे लोग अपने जीवन में कुछ बिंदु पर हिम्मत छोड़ देते हैं, बस सफलता प्राप्त करने से 3 फीट पहले ही रुक जाते हैं। बेशक वह भी हार मानने वालों के समूह में शामिल था, वास्तव में बिल्कुल सूची के शीर्ष पर। निश्चित रूप से चीज़ें उसके लिए आसानी से नहीं हो रही थी, लेकिन क्या वह वास्तव में बस इसलिए हिम्मत छोड़ना चाहता था क्योंकि चीज़ें बहुत उलझी हुई और मुश्किल से मिल रही थी? वह जानता था कि उसमें सफलता पाने के लिए प्रतिभा की कमी नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि अगर उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होगी तो वे भी उपलब्ध हो जाएंगे। यह अचानक से स्पष्ट हुआ कि उन्हें बस अपना जुनून खुद को उस ओर धकेलने और सबसे ऊपर स्थिरता को खोजने की ज़रूरत थी ताकि वे अधिकांश समय में अपनी सफलता की ओर आगे बढ़े। इस संघर्ष का हिस्सा बनकर वे समझने लगे थे कि अब वे खुद सब कुछ करने का प्रयास कर रहे थे। उनके लिए यह पुरानी कहावत चरितार्थ थी,
अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उसे स्वयं करना होगा, किंतु इस विश्वास के साथ एक समस्या थी कि अब वह हमेशा अपने आप सब कुछ कर रहा था। यह तत्व ज्ञान उनके पेशेवर और निजी जीवन दोनों में विनाश पैदा कर रहा था। पूरा करने की कोशिश से तनाव बढ़ रहा था और उन्हें अपने आप के लिए बहुत कम समय एवं ऊर्जा का साथ मिल पाता था। इसमें उनकी प्रेमिका मिया भी शामिल थी, जिसे वे वास्तव में बहुत प्यार करते थे। वे अब पूरी तरह से और विस्तार से समझ गए थे कि उन्होंने कभी खुद को रिश्ते में नहीं बांधा था। जिस तरह से डॉन ने सफलता के गुरु मंत्र कहानी साझा की थी, उसने वास्तव में इस निर्विवाद महत्व के बारे में एक छाप बना दी थी कि अपने घेरे से बाहर की विशेषज्ञता के साथ लोगों से सलाह लेने के लिए खुद भी प्रयास करना पड़ता है। अगर ग्रेग सफल होने जा रहे थे तो उन्हें दूसरों को खुद की मदद करने के लिए अनुमति देना शुरू कर देना पड़ेगा। एक आदर्श उदाहरण दिमाग में आया। वह लेखांकन और संचालन के बारे में थोड़ा जानता था, फिर भी वह खुद को बिक्री और विपणन विभाग में एक विलक्षण बुद्धि की प्रतिभा का मालिक समझता था। शायद वह थोड़ा ज़्यादा है, उसने सोचा। हाल ही में वे बही खाते के मुद्दों पर अपना अधिकांश समय बिताते थे और इस कारण बिक्री कॉल पर काफ़ी असर पड़ा था। व्यापार करने के रास्ते कम हो गए थे, जिससे उसमें मंदी आ गई थी और उन्हें वित्त से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग करना बंद कर दिया था। यह स्पष्ट नज़र आ रहा था कि उन्हें उन लोगों को शामिल करने की आवश्यकता थी जो लेखांकन में विशेषज्ञ थे और उनकी सहायता करने तथा उन्हें मुक्त करने के लिए उनका संचालन भी करते थे, ताकि वे वह सब कुछ कर सके जो वे करना चाहते थे। इसके अलावा वे ऐसा करने से बेहद प्यार करते थे। अपनी ताकतों पर काम करें, अपनी कमजोरियों को भारे पर दें। बस यह एक काम करने से वह अपने व्यापार को विकसित करने की अनुमति देगा और व्यवसाय तेजी से तथा आशानुरूप बढ़ जाएगा। फिर वह खुद को बेहतर बनाने के लिए खाली समय निकालेगा और वह क्या करने के लिए और सबसे ज़्यादा मज़ा पाएगा। जैसे ही वह हवाई जहाज़ से उतरा, उसने टैक्सी कैब को पुकारा और विश्व पूंजी निर्माण की इमारत की ओर चलने का नेतृत्व किया। मिस्टर बकलैंड का अभिवादन करने के बाद, जो अब उनके नए सलाहकार हैं, उन्होंने महसूस किया कि उनके दृष्टिकोण में इस व्यक्ति से मिलने के परिणाम स्वरूप पहले से कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है। मिस्टर बकलैंड, वाह क्या महान यात्रा थी! ग्रेग के उत्साह का अनुमान उनकी आवाज़ से लगाया जा सकता था। मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे टॉन ग्रीन से मिलने के लिए क्यों भेजा। वे उच्च कोटि के विजेता हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे नेपोलियन हिल फाउंडेशन के सीईओ के साथ बैठना है। मैंने सबसे पहले उनसे सफलता के गुरुमंत्र यानी पहले न छोड़ने के सिद्धांत को सीखा। आपका हृदय से धन्यवाद। ग्रेग ने गहरी सांस ली और मुझे तलाश के लिए बाहरी स्रोत से मार्गदर्शन का तरीका बहुत पसंद आया। मुझे समझ आ गया। मुझे अंत में एहसास हुआ कि अगर मैं एक व्यक्ति यानी खुद अपना शो हूँ तो मैं सफल नहीं बन पाऊँगा। आपके विचारों का स्वागत है। मुझे खुशी है कि आपने डॉन ग्रीन से मिलने का आनंद लिया। बकलैंड ने कहा, अब बड़ा सवाल यह है कि आप अब उस जानकारी के साथ क्या करने जा रहे हैं। ग्रेग ने कहा, मुझे पता था कि आप मुझसे यह प्रश्न जरूर पूछने वाले हैं। तो यहाँ योजना है। यहाँ रास्ते पर मैंने बैठकों की स्थापना की ताकि कुछ बेहतरीन लोगों का साथ हम पकड़ सके। इसलिए मैं अपने व्यापार और करियर पर उनकी राय लेने के लिए पूछ सकता हूँ। ठीक है, किंतु यह शर्म की बात है क्योंकि आप उनसे बहुत दूर नहीं होंगे। क्या मैंने सोचा था कि यही कारण है कि आपने मुझे मिस्टर ग्रीन से मिलने के लिए भेजा था और सोचा कि आपको गर्व होगा कि मैंने पता लगा लिया। यह अद्भुत है कि आपने उनकी बात सुनी। केवल मैं यह कामना करता हूँ कि सुझाव के बजाय मंत्रणा की तलाश करें। ग्रेग ने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा, दोनों में क्या अंतर है? यह सफल होने के या न होने के बीच का अंतर है। समस्या लगभग सभी लोगों को दूसरे लोगों से परामर्श लेने की है, सिवाय अच्छी मंत्रणा की तलाश करने के। मिस्टर बकलैंड ने अपनी गला साफ किया और आगे कहा, यह कुछ ऐसे हैं आमतौर पर राय होती है अज्ञानता के आधार पर, या हम ज्ञान की कमी कहेंगे।
जबकि मंत्रणा ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। ग्रेग ने बयान को समझकर अच्छे से सीख लिया। मिस्टर बकलैंड ने कहना जारी रखा, कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों या परिवारों के सदस्यों के साथ जा रहे हैं और उनके साथ अपनी बातें साझा करना चाहते हैं, कुछ करने की, कुछ ऐसा जो कभी प्रकट नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए एक पुस्तक लिखना। वे आपको कह सकते हैं, आप पागल हो, है ना? एक मुस्कुराए। उन्होंने अपने दोस्तों की प्रतिक्रियाओं की कल्पना की। एक पुस्तक लिखना चाहते हो? आप अपना नाम ही मुश्किल से लिख पाते हो। आप कभी लेखक नहीं बन सकते। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वे क्यों सोचते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और वे को इसके बहुत सारे कारण देंगे। अधिक संभावना यह है कि वे आपको बाधाओं के बारे में बताएंगे और यह भी कि इस सब में बहुत समय व पैसा खर्च होगा और इसी तरह की न जाने कितनी बातें। आप पहले से ही मेरे परिवार और दोस्तों से मिल चुके हैं। शायद, ग्रेग ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, वे शायद कहेंगे कि आप कभी पुस्तक नहीं लिख सकते क्योंकि आपने कभी कोई पुस्तक पढ़ी नहीं है। भले ही अंततः अब उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच का एक पन्ना अच्छे से पढ़ लिया है। हाँ, वे शायद ऐसा कहेंगे क्योंकि उन्होंने कभी उसे खुद नहीं किया था। यही वह है जिसे हम आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं, यानी अधूरी अज्ञानता। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने की तुलना करें जो कार्यकारी पुस्तकों के संस्थापक या चार्ली जोन्स की तरह है। यह वह व्यक्ति है जिसने उस उदाहरण के बारे में कहा कि जैसे आप आज हैं वैसे ही आगे के 5 वर्षों में होंगे, सिवाय जिन लोगों से आप मिले और जो पुस्तकें आपने पढ़ी उनके साथ। एकमात्र पुरस्कार विजेता लेखक होने के अलावा स्पीकर और कई लोगों के लिए सच्चे दोस्त। वे भी महान हैं, व्यापारिक अधिकारी हैं जिन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा पुस्तकें अपनी कंपनी के माध्यम से बेची है। ये वाकई बहुत सारी पुस्तकें हैं। बेशक, बकलैंड सहमत हुए। अब उसके साथ बात करने की कल्पना करें कि आप एक पुस्तक लिखने के बारे में सोच रहे हैं। संभावना से अधिक, वह पूरी तरह से आपके अपने लोगों की तुलना में बिल्कुल अलग प्रयास करेगा। वह कह सकता है, इस क्षेत्र में आप नए हैं, वहाँ कुछ चुनौतियाँ होगी, आपको यहाँ यह जानने की आवश्यकता है, और फिर वह आपके साथ साझा करेगा कि अन्य लेखकों ने सफल होने के लिए क्या किया है। फिर वह आपसे जीत और हार के बारे में बात कर सकता है और आपके नए लेखन, प्रकाशन एवं प्रचार की परियोजना के बारे में बात कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह आपको अच्छी सलाह देगा। मुझे समझ आ गया है, ग्रेग ने कहा। चार्ली एक उद्योग में विशेषज्ञ है, बिल्कुल उस इंजीनियर की तरह जिसने कबाड़ी की मदद की। एकदम सटीक ढंग से मुस्कुराते हुए बकलैंड ने कहा। वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य बात पर ध्यान दे रहा था। मैं तुरंत इस पर काम शुरू करूंगा, और एक बार जब आप शुरू करते हैं, बकलैंड ने इंजेक्शन दिया, कृपया साझा करें कि आप किसी और के साथ क्या सीखते हैं, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी सफलता आपको पता चलेगी, जो दूसरों को सफल होने में मदद करने से मिल रही होगी। ग्रेग ने इन शब्दों को भविष्य के लिए अपने नोटपैड पर लिखा था। संदर्भ: परामर्श के बजाय मंत्रणा की तलाश करें और इसे आगे पारित करें। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको अगले हफ्ता अपने एक और मित्र से मिलने के लिए भेजूंगा। लॉस वेगास जाना चाहेंगे आप? मिस्टर बकलैंड ने पेशकश की। निश्चित रूप से, बिल्कुल, ग्रेग ने तुरंत जवाब दिया। आपको बताना चाहूँगा, इसे व्यवस्थित करने से पहले मुझे एक त्वरित कॉल कर लेनी चाहिए और लाइन पर रॉन ग्लोसर से बात करनी चाहिए। 3 बार घंटी बजी और फिर एक हंसमुख आवाज़ स्पीकर पर सुनाई दी। आह बकी, मैंने आपका नाम कॉलर आईडी पर देखा। हालांकि मैं एक बैठक में हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कुछ ज़रूरी काम तो नहीं। वाकई है, बकलैंड ने जवाब दिया। मेरे पास मेरे कार्यालय में एक युवा व्यक्ति है जो नेपोलियन हिल के मुख्य सिद्धांत के बारे में कुछ सीख रहा है। मुख्य रूप से सफलता से 3 कदम की दूरी पर हार मानकर नहीं रुकने वाले सिद्धांत के बारे में। हाँ, मुझे अच्छी तरह से इसके बारे में पता है, ग्लोसेर ने कहा। आप अभी व्यस्त हैं? क्या आप कृपया मेरे दोस्त को यहाँ ज्ञान का सिर्फ एक त्वरित टुकड़ा दे देंगे?
जो कि यात्रा के दौरान वह अपने साथ ले जा सके। शायद एक आधार हो जो उसके विचार सुधारने में उसकी मदद करे। एक क्षण की देरी किए बिना तुरंत ही शब्द के माध्यम से रिसीवर से जवाब आया, बिल्कुल। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कभी भी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला स्वार्थानुसार अपने अनुसार न लें। ग्रेग ने पूछा, इसका मतलब क्या है? ग्लेशियर ने जवाब दिया, इसके बारे में सोचो। हर कोई अपने जीवन के निम्न बिंदुओं में या यूँ कहे कि परेशानियों में काफ़ी बड़े निर्णय ले लेता है। यह नौकरी के नुकसान, बीमारी, रिश्ते का अंत या वित्तीय आपदा के समय हो सकता है। यह हर किसी के लिए अलग है, लेकिन गहरे दुख की भावना उच्च स्तर के भाव पैदा करती है और कोई भी निश्चित व ठोस फैसला नहीं ले सकते जब तक यह भय, हानि या निराशा पर आधारित है। जीवन में सब कुछ चक्रीय है, किंतु जैसे एक घाटी आती है वैसे ही पहाड़ की चोटी भी होती है। रहस्य की बात यह है कि हमें कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इस चक्र का पूरा होने के लिए इंतज़ार करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह यह संभावित रूप से हार के बजाय प्रगति पर आधारित होगा या नुकसान के बजाय क्षमता पर आधारित होगा। चलो ईमानदार होकर बात करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने कोई अच्छा सकारात्मक निर्णय एक नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया है? अगली बार जब आप एक बड़े निर्णय का सामना कर रहे हो तो तूफान से बाहर निकलने पर विचार करें, जब तक कि आप फिर से उभरकर बाहर नहीं आते हैं, जहां आप एक और स्थिर नींव की शुरुआत कर सकते हैं। ग्रेग ने नोटपैड खींच लिया और लिखा, संकट या परेशानी में कभी भी बड़ा फैसला न करें। धन्यवाद। रॉन एक महान अंतर्दृष्टि है, मिस्टर बकलैंड ने कहा। मैं सराहना करता हूँ हर उस बात की जो आप कहते हैं और करते हैं, और अब हम आपको जाने देंगे। हाँ, धन्यवाद, ग्रेग ने कहा। आप दोनों अवकाश का आनंद लें, हम बाद में मिलते हैं। और ग्लेशियर ने फ़ोन रख दिया। लाइन के कटते ही ग्रेग ने बोलना शुरू किया, वास्तव में आपके पास कुछ ज़बरदस्त दोस्त है। वे बहुत सही कह रहे थे। मैं आपको बताने के लिए कहीं से शुरू नहीं कर सकता कि मैंने कितनी बार अपने फैसले तब लिए हैं जब मैं काफ़ी निराश व हतोत्साहित होता था। शायद लगभग हर बार ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको याद है, मैं उस दिन भी ऐसा कुछ करने वाला था जिस दिन हम मिले थे। वैसे आपने बताया नहीं, मिस्टर ग्लेशियर कौन है? अरबों डॉलर की कीमत के मिल्टन हर्शे ट्रस्ट चलाने वाले रॉन ग्लेशियर पहले गुडईयर बैंक के सीईओ थे। इसके अलावा वे मुझे सबसे ज़्यादा विचार करने वाले पुरुषों में से एक मिले। और संदेश जो रॉन साझा करेंगे, जिसका मैं आनंद लेता हूँ, वह अभिनय करने की एक शक्ति है, जैसे यदि नौसिखिया। ग्रेग ने पूछा, वह क्या है? और अपने नोटपैड तक पहुँचे। जैसा कि वह इसे समझाता है और हर एक को सहमत होना होगा। अभिनय करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप पहले से ही अपने लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं। जब जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि खुदाई जारी रखनी है, क्योंकि परिणाम बस निकलने वाले होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस्टर बकलैंड, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि आप यह सब मेरे साथ साझा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं यह ज़रूर जानता हूँ जो आपने और डॉन ग्रीन दोनों ने कहा कि वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार मुझे करने की ज़रूरत है ताकि मुझे अपना उद्देश्य मिल जाए, जिसमें से एक है कि मैं किसी और के साथ जो कुछ सीखता हूँ उसे साझा कर रहा हूँ। आपने जिस प्रकार से मेरी मदद की है, मैं वादा करता हूँ उसी प्रकार से मैं भविष्य में किसी की सहायता करके आपका एहसान चुकाऊंगा। मैं यह आश्वासन देता हूँ। बहुत अच्छा, बकलैंड मुस्कुराए। और यही कारण है कि मुझे लगता है आपको लॉस वेगास में अपने दोस्त जैक मेट से मिलना चाहिए। वह आपकी सहायता करने में सक्षम हो सकता है। ग्रेग ने कहा, ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। यह बेहद रोमांचक है। कुछ दिनों में एक पैकेज की उम्मीद कीजिए जो समझाएगा आपको जो कुछ जानने की ज़रूरत है। मिस्टर बकलैंड खड़े थे। वैसे मैंने ध्यान दिया कि आप नोटपैड का उपयोग कर रहे हैं। हाँ ज़रूर, हालांकि यह भय उत्पन्न करने वाला है, किंतु मैंने अपना लक्ष्य लिखना शुरू कर दिया है।
यह तो बहुत अच्छी खबर है। ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि लक्ष्य क्या होता है। ग्रेग मुस्कुराए और बकलेर ने जो कुछ कहा उसे अपने नोटपैड पर लिखा था। एक सपना सिर्फ एक सपना ही होता है जब तक यह लिखा नहीं जाता है, और लिखते ही यह एक लक्ष्य बन जाता है। एक लक्ष्य स्वयं के साथ किया गया एक अनुबंध है और यह काम आधारित होना चाहिए। आप जो करना चाहते हैं उस पर, और जो भी आप वादा करते हैं उस पर अधिक आधारित होना चाहिए। तभी आप वास्तव में खुद अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। मुझे यह पसंद आया, ग्रेग ने कहा। मेरे एक लेखक और स्वयं निर्मित अरबपति मित्र बिल बार्टमैन इसके साथ कुछ खास करते हैं। वह यह था कि उनके पास छोटे कार्ड होते हैं और वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें बांट देते हैं। वे प्रत्येक को एक पॉकेट वादा कहते हैं। एक ओर उसमें लिखा होता है मैं वादा करता हूँ, और दूसरी ओर खाली है, जहाँ आपको खुद के प्रति अपनी सबसे अच्छी व गहरी प्रतिबद्धताओं के बारे में बताते हैं। विचार यह है कि आपको हर समय कार्ड को अपने पास रखना है।